ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीबी सिंघल जी से जिक्र कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। सिंघल साहब, सवाल यहाँ पर इसलिए खड़ा होता है, देखिए सरकार का कोई इस तरीके का काम, जो जिस तरीके से कहते हैं ना कि हाँ ये क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, एक जनता के बीच में इस तरीके का संदेश जाए, ये क्या आप मानेंगे कि इस तरीके का कम से कम कोई कदम नहीं उठाया है? हाँ, जो आप छोटी छोटी बातों का जिक्र कर रहे हैं, चलिए वो हो गया होगा, लेकिन कोई ऐसा काम जो क्लिक करे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप असर की बात कर रहे हैं, उपचुनाव आपने देखे होंगे, उनमें असर नहीं दिखा है सर। अब पूरा का पूरा विधानसभा का चुनाव होना, उसमें असर का दावा कैसे किया जाए? महेंद्र जी, सबसे पहला क्रांतिकारी कदम पहली ही कैबिनेट मीटिंग में जो काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसको कांग्रेस पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होने के बावजूद उसको डिले करती जा रही थी। उस दौरान आपकी नेताओं के वो बयान भी सामने आए कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी 100 दिन के भीतर देश का काला धन वापस ले आया जाएगा। ऐसा है, उसके लिए बनाना, जांच बैठाना, क्या इसे असर क्या हुआ सर? कहाँ आया काला धन? ऐसा है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लांघे नहीं जा सकते, पर उससे सरकार की मंशा बड़ी साफ जाहिर होती है। करते हुए भी सोचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कांग्रेस की सरकार जब थी उस दौरान उन पर उंगली उठाते हुए भी सोचना चाहिए। जो जांच काले धन की है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अंदर हो रही है, और हमारा सरकार का जो काम था, पहले ही दिन एसआईटी बनाकर उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसके ऊपर जांच हो रही है। मुझे लगता है जल्दी ही इसके ऊपर जो भी स्थिति है सारी साफ होगी और काला धन देश के अंदर वापस आएगा। जी, इसमें आप लोग ना फिलहाल की अगर देखिए बात की जाए, काला धन नहीं आया है। आप लोग 100 दिन वो नाम डिस्क्लोज करने की बात कर रहे थे, जिन लोगों की लिस्ट देश की सरकार को सौंपी जा चुकी है, किसी का नाम डिस्क्लोज आपकी सरकार ने भी नहीं किया सर। देखिए ये सच्चाई है, जो होगा वो बाद में सब देखा जाएगा। पाकिस्तान का 100 भी दिन का हुआ समय महेंद्र जी बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट होता है। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है, किसी भी काम को आंकलन करने के लिए 100 दिन के लिए हम सिर्फ ये तय कर सकते हैं सरकार की दिशा और सरकार की मंशा क्या है। वो लोगों को बहुत साफ नज़र आ रही है। जिस तरह ट्रांसपेरेंसी को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, काला धन को कदम उठाए जा रहे हैं, इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, देश में विकास के लिए, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे स्मार्ट सिटीज़ बनाने की हो बात, चाहे गाँव में टॉयलेट बनाए। अभी पहले देखिए, बेहतर जानते पहले योजनाओं में, देश की योजनाओं में ये बहुत पहले से महेंद्र जी, पहले जो कुछ होता रहा है, भाजपा का ये बिल्कुल दावा है, जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं और इस सरकार की जो केंद्रीय सरकार भी है, जो हमारे दावे हैं, जो हमारी प्लानिंग है, आने वाले दिनों में देश की जनता देखेगी। क्रेडिट जाएगा जब आपकी तरफ से कर दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाले समय में जनता भी नहीं होगी, इसके रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, एक उम्मीद के साथ निश्चित तौर पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को चुना था, और कांग्रेस के प्रचार की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हर संबोधन में ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि देश में एक ऐसा माहौल बना दिया था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके पास जादू की छड़ी है और उनके आते ही तमाम समस्याएं एकदम से दूर हो जाएंगी। क्या ऐसी स्थिति थी? और जो बार बार इस बात को लेकर निशाना साधा जा रहा है, क्या नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा सकता है? देखो, मैं आपको जैसे पहले बताया था ब्रेक से पहले कि जो 2014 10 अप्रैल कुछ स्थितियां थी उसमें बदलाव हुआ है, और हम क्योंकि हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए हरियाणा के संदर्भ की हम, क्योंकि हरियाणा के संदर्भ स्थितियों को देख के ही वोट का डलना है, चाहे वो बीजेपी को डलना है, कांग्रेस को डलना है, NLD को डलना है, जिसको भी डलना है। जो मैं आपको परिस्थितियां बदलाव बता रहा था कि हस्का का गठबंधन टूट गया है, अब वो उनके एक नेता का बयान आया कि हम चुनाव के बाद INLD की मदद ले सकते हैं। ये स्थिति कब पैदा होती है कि क्या आप 46 विधायक आपके जीत कर नहीं आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। अन्यथा तो कोई भी नेता, चाहे उसको पता भी है कि मेरी 10 सीट आ रही हैं, लेकिन वो फिर भी ये दावा करते रहते हैं कि नहीं हमारी तो पूरी सरकार बनेगी, हम तो पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसमें उस बीजेपी के नेता की सच्चाई भी हम कह सकते हैं कि वो सच्चे आदमी हैं, ठीक ठाक बोलते हैं। दूसरी जो बात थी, जिस राष्ट्रीय संदर्भ में बीबी सिंघल बात कर रहे हैं, रण सिंह मान बात कर रहे हैं और आपने बात की है, रेल के किराए बढ़े, वो बीजेपी की सरकार में बढ़े, वो घटे नहीं है। उन 100 दिन में पहले जो 10 दिन 15 दिन थे, वो 15% का उसका आसपास जो बताया जाता है। दूसरा बिंदु, एक घटनाक्रम हरियाणा के संदर्भ में और हुआ है। जब एज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैथल में आए, वहाँ पर वोटिंग हो गई, वोटिंग हुई, करवाई गई। ये तो राजनीतिक जो पार्टी हैं या उनके नेता हैं वो बताएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था उस दिन भी और पानीपत की रैली में भी कि ये वोटिंग करवाई गई थी और मैं तो वहाँ पर एज CM गया था, ये हरियाणा के लोगों का अपमान है, ये कहा उन्होंने।
इसका कितना क्रेडिट कांग्रेस को मिल सकता है या कितना डिसक्रेडिट बीजेपी को मिल सकता है, ये तो चुनाव बताएगा। पर एक घटना हुई है। तीसरी घटना, क्योंकि इसी बात के ऊपर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आपने जो आने वाला विधानसभा चुनाव हो उसमें इस बात का ध्यान रखना है और ये अपमान का बदला लेना है, तो इसको वो घटनाक्रम के एक और घटनाक्रम हुआ इस दौरान। जिन लोगों को ये लगता था कि बीजेपी या जिन लोगों को लगता था कि कांग्रेस में या आईएनएलडी में उनको टिकट नहीं मिलने वाली विधानसभा के, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, वो बहुत सारे लोग और उनके साथ बहुत सारे समर्थक बीजेपी में एक बम्बारमेंट की तरह अंदर घुसे। उनको लगा कि बीजेपी में के पास आज हमारा स्कोप है, हमें टिकट मिल सकती है, और वो हमें अब जो 43 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है उसमें हमें देखने को मिला तकरीबन 12 दल बदलों को टिकट मिली है। उससे बीजेपी का जो अपना कैडर था, जो 20-30 साल से जो बीजेपी के जो मैंने उनको देखा है, जो छोटे छोटे बच्चे थे जो जवान हुए और आज नेता हैं, मेरे सामने बड़े नेता हुए हैं, उन लोगों को कहीं चोट पहुंची है। अगर बीजेपी के किसी बड़े कदावर नेता को टिकट मिल जाती है तो दूसरा कैडर का आदमी उसको नाराज नहीं होता है, लेकिन दल बदल करके जो नेता आता है उसके बदले जो बीजेपी के वर्कर हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है, और उसका हमें बगावत के रूप में थोड़ा माहौल देखने को मिला। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां बदली हैं जिसकी वजह से आज लोकसभा के चुनाव जैसा माहौल, हम ये कह नहीं सकते कि आज हरियाणा में लोकसभा के चुनाव जैसा माहौल आज की डेट में है। पर बीजेपी क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ने जा रही है, उनका सब कुछ दारोमदार नरेंद्र मोदी के नाम पे है, और हरियाणा की जो वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, उसने भी ये टारगेट बना रखा है कि उन्होंने भी आईएनएलडी की बजाय बीजेपी को ही टारगेट कर रखी है। और नरेंद्र मोदी क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब उन्होंने भी अपने नंबर 1 हरियाणा है, जो जितनी भी और कोई योजना है उन्होंने भी गुजरात के साथ कंपैरिजन करने का बिल्कुल शुरू कर दिया है। तो नेचुरली हरियाणा में नरेंद्र मोदी के नाम पे ही, चाहे वो बीजेपी जीते और चाहे बीजेपी जीत के नजदीक पहुंचे या बीजेपी हारे, रहेगा नरेंद्र मोदी का ही मामला, नरेंद्र मोदी का ही सहारा, और नरेंद्र मोदी के सहारे भी वो बेहतर नहीं पार करना चाहते। जिक्र किया गुजरात मॉडल का, फिर उसकी तुलना हरियाणा के मॉडल के साथ कर दी जाती है। मुख्यमंत्री के संबोधनों का भी हमने जिक्र किया कि हर बार नरेंद्र मोदी का जो जादू चला था उसको टारगेट करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। क्या उसका असर हो पाएगा? और इसलिए भी बताइएगा, क्या नरेंद्र मोदी को सिर्फ इतना ही आंक लिया जाए, 100 दिनों में जो कुछ हुआ है इतने भर से ही आंक लिया जाए? नहीं, ऐसा है कि एक तो जो सिंघल जी ने कहा था तेल की कीमतों के बारे में, दुनिया में बहुत सारे देशों में जो तेल की सप्लाई है वो अरब क्षेत्र के जो देश हैं या उनके साथ लगते देश हैं उनसे हो रही है, और वहाँ शासकीय अस्थिरता इतनी है कि आप की इच्छा पे कोई समझौते नहीं होते। किस वक्त किससे समझौता हो, किससे कम रह जाए, किससे ज़्यादा लेना पड़े, किसी को ज़्यादा कीमत देनी पड़े, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर 1। अब रही बात नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी का जहाँ तक ताल्लुक है, हरियाणा के लोगों का जितना नरेंद्र मोदी जी से संपर्क हुआ या संवाद हुआ, मैं आपको 3 उदाहरण दे देता हूँ, बहुत कंक्रीट, बल्कि 4 हैं। सबसे पहले वो रेवाड़ी में एक रैली करने आए, रैली थी पूर्व सैनिकों की, और वो जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तो उनमें एक भावनात्मक अपील की गई कि यदि, क्योंकि हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनका इलाके में ज़्यादा सेंटर में रेवाड़ी पड़ता था, झज्जर, भिवानी, ये इलाकों में बहुत भूतपूर्व सैनिक हैं, तो ये उनको एक ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि हम हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और जो देश उनकी करते हैं उनकी हम ही संभाल सकते हैं, और कोई आदमी नहीं है, सब नपुंसक हैं एक तरह से, मतलब ये एक तस्वीर पेश की गई। नंबर 2, जब हरियाणा के लोगों का ताल्लुक, लेकिन उसका क्या हुआ, मैं कंक्रीट बात करना चाहता हूँ, स्पेसिफिक होनी चाहिए बहस में, कि वो उन्होंने 2013 में रैली की, और अब उन्होंने आकर के जैसे ही रिजल्ट आए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 25 तारीख को ओथ ली, और अगले ही महीने यानी 27 दिन के बाद में उन्होंने एक्स सर्विसमैन को, जो जितने हाईवे अथॉरिटीज़ के टोल हैं पूरे देश में, वहाँ भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार और कार्यरत सैनिक, उनके परिवार, ऑफिसर्स भी और साधारण के, उनको टोल फ्री था, आई कार्ड दिखाने के साथ ही वो विड्रा कर लिया यूं का यूं। तो जो एक भूतपूर्व सैनिकों को मैसेज था कि ये सरकार तुम्हारा ख्याल करती है, वो एक्स सर्विसमैन के दिमाग से नरेंद्र मोदी का भूत निकल गया। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी पहली बार आए, बहुत लोगों को खुशी थी
कि वो थोड़ा यदि संक्षिप्त पहली बार कीजिएगा सर। पहली दलवीर बार आए भारती जी हैं भी तो काफी देर निश्चित से रूप से इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ न कुछ हमारे लिए कोई ऐसा संदेश देंगे। और या ऐसा क्योंकि मुख्यमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल के नाते वहाँ जाएंगे तो हरियाणा को कुछ न कुछ ऐसी स्थिति जो हरियाणा वासियों को लाभ मिले, ऐसी चीज़ तोहफा मिले, ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उनका जो है वो एक तरह से अपमान किया गया। और किसी भी नेतृत्व की परख, पहली परख ये है कि या तो उनके कार्यकर्ता इतने संयमित हों कि वो अपने आप कंट्रोल रखें, या यदि वो नहीं कर पाएँ, कहीं उखड़ते हैं, तो नेतृत्व का वो उनके ऊपर वो होना चाहिए कि वो उसको कंट्रोल कर सकें। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। जो हुई उसका मतलब ये निकला कि ये सारी चीज़ें थी, ये प्रायोजित थी और एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया। उसके बाद रेल बजट आया। वहीं पे भी नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हमने देखी है, जिसमें वो जी। हाथ जोड़ के बैठने की अपील कर रहे हैं। कहने में नहीं, यदि ऐसा होता तो वो खड़े होकर के कह सकते थे। हमने वो भी सीन देखे हैं हरियाणा में कि एक दूसरी पार्टी के आदमी यदि इस तरह से बोलने लगे तो खड़े होकर के जब लोगों ने कहा तो मैंने सुना है कि नहीं, कोई नहीं बोलेगा, यदि मेरे को सुनना है तो आप बैठ जाइए, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने नहीं किया तो एक तरह से मूक सहमति थी। अब रही बात जब रेल बजट आया, हम करें ना, जहाँ जहाँ हमने नरेंद्र मोदी जी से वास्ता पड़ा हरियाणा के लोगों को, तो हाँ तो उसमें हरियाणा की इतनी अनदेखी गई। उसके मायने ये हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई नेतृत्व ऐसा नहीं है, मजबूत नेतृत्व नहीं है जो केंद्र में मोदी सरकार पर अपने राज्य के हितों के लिए दबाव बना सके और कुछ ला सके। तो ऐसी परिस्थितियों में जो नरेंद्र मोदी जी का था, चाहे वो राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में लगा दो, चाहे हरियाणा की परिस्थितियों में, उनकी पर्सनैलिटी वो नहीं रही, उनका जादू वो नहीं रहा जो था। और हरियाणा के चुनाव हैं वो यहाँ के नेतृत्व को विश्वास के योग्य होगा, परखा हुआ होगा, लोगों की निगाह उस पर रहेगी, न कि राष्ट्रीय दलवीर भारती जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ जी। दलवीर भारती जी, आपकी टिप्पणी निश्चित तौर पर इस महीने में अहम हो जाती है कि जिस तरीके से बीजेपी सहारा ले रही है नरेंद्र मोदी का, जबकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आप लोग सहारा ले रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला का, जो इस वक्त चुनाव तक लड़ने की योग्यता नहीं रखते हैं। समानता तो है सर? नहीं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जो जहाँ तक ओम प्रकाश चौटाला जी का है, हमें पूरी जुडिशरी के अंदर हमें पूरा विश्वास है और कभी भी निर्णय आ सकता है या कभी भी जो चीज हो सकती है उसमें कोई उसमें अभी सोचने निर्णय तो दोनों ही तरफ से आ सकते हैं ना सर। सकारात्मक आप जिसे सोच रहे हैं, हाँ, सकारात्मक नेगेटिव भी हो सकता है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का है, मैं आपको पहले इसमें बताया है कि जो मोदी जी की लहर थी वो एक महागठबंधन था उनका राष्ट्र स्तर पर, जिसमें कि हरियाणा का जहाँ तक रीजनल पार्टी के साथ में जो हरियाणा जनहित पार्टी थी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, उनके साथ में उनका एक समझौता था। अब वो भी उनका टूट चुका है। तो जो भी जन आधार थोड़ा बहुत बीजेपी का था, थोड़ा उनका था, वो भी बिखर चुका है। इसका भी बहुत नेगेटिव असर पड़ने वाला है। और बीजेपी का जो भी वोट परसेंटेज उन्हों का वो केवल दिखावटी उस समय था, अब नहीं रहने वाला है। दलवीर जी, नरेंद्र मोदी आएंगे, यहाँ पर रैलियां करेंगे, यहाँ पर आकर एक बार फिर वो कहेंगे कि ऐनक से मत देखना। नहीं, रैलियां करेंगे वो, परंतु सबको हरियाणा की जनता जो है, हरियाणा का जो मतदाता है वो जागरूक है। उनको पता है कि राज्य का जो शासन है वो मुख्यमंत्री चलाएगा। वो जमाना चला गया जब केवल केंद्र की सरकार के ऊपर हर चीज पर डिपेंड करता था और मुख्यमंत्री जाएगा थोड़ी चीज के लिए वहाँ दिल्ली जाके। ऐसा नहीं चल रहा अभी। जी हेलो, बने रहिए जी, बिल्कुल सुन रहे हैं सर जी, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको, बने रहिए आप हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। किस तरीके से देखा जाए बीबी सिंघल जी, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने भी जिक्र किया है, आप लोग अगर ये मानकर चलते हैं कि नरेंद्र मोदी का असर होगा, नरेंद्र मोदी का जादू है, नरेंद्र मोदी की हवा है, तो फिर दल बदलुओं को टिकट क्यों दिया जाता है? और फिर दूसरा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि नरेंद्र मोदी से क्या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप लोग? क्या हरियाणा में कोई नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं आप लोग? महेंद्र जी, मैं थोड़ा सा समय चाहूँगा, काफ़ी बातें भाजपा को लेके हुई हैं, मैं सिलसिलेवार उनका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के द्वारा या किसी भी नेता के द्वारा, जैसा कि कांग्रेस पहले घोषणा करती रही है 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे या 100 दिन में ये कर देंगे, हमारे द्वारा कभी भी 100 दिन को लेके क्लेम नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने हर चुनावी सभा में कहा मुझे 60 महीने का वक्त चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जो पार्टी ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, और जैसे अभी इनेलो से भी हमारे जो अपना मीडिया प्रभारी बात कर रहे थे, एक बात देखिए, जितनी भी इस समय पार्टी छोड़ के इनेलो से या कांग्रेस से लोग हरियाणा के अंदर जा रहे हैं,
अगर मोदी सरकार, मोदी वेव ना हो और जनता जो है कांग्रेस के कुशासन से ग्रस्त ना हो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से ग्रस्त ना हो, तो सिर्फ भाजपा में ही सब लोग क्यों आ रहे हैं? और कुनबा जो है हमारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तीसरी जो चीज है अभी सर मैं मतदाताओं को क्या कंफ्यूज नहीं होंगे मतदाता? बिल्कुल भी नहीं। जो मतदाता ये चाहते थे कि हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे, हम तो अब की बार बीजेपी को वोट देंगे, जो लोग, और वही लोग अब बीजेपी में आके खड़े हो जाएंगे, हाँ जी बीजेपी को वोट दीजिए, वोट नहीं जाएगा। जो लोग मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस और इनेलो छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं और उनकी विनेबिलिटी बनती है, हाईकमांड उनको टिकट दिया है। तो फिर वो लोकसभा चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे थे सर? हम पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थे। पार्टी के लोग आपके भीतर आए हैं, अब आपके नेता हैं वो लोकसभा चुनाव ऐसा है, परिस्थितियां बदली हैं। 100 दिन का उन्होंने मोदी जी का सेंटर का रूल देखा है, उसके बाद उनका मन बदला है, मोदी जी से प्रभावित होकर वो पार्टी में आ रहे हैं। और जहां तक हरियाणा का ताल्लुक हम बात करें, अभी 100 दिन के अंदर ही 3000 करोड़ से ज्यादा सड़कों के जो प्रोजेक्ट हैं उन्होंने हरियाणा को समर्पित किए हैं। और कैथल वाले इंसिडेंट का जहां तक जिक्र कर रहे थे, कैथल का इंसिडेंट जो था वो एक सरकारी फंक्शन था, इसमें कोई शक नहीं। भाजपा कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, और बहुत जनता जो मोदी जी को सुनने के लिए आई हुई थी वहाँ मौजूद थी। तो जनता के द्वारा अगर सीएम पॉपुलर नहीं है, सीएम को लोग आज नहीं चाह रहे, क्षेत्रवाद की वजह से तराही कर रहे हैं, तो जनता अपना रिएक्शन दे रही है, उसमें भाजपा या मोदी जी का क्या दोष है? आपने बार बार जैसे कहा, मोदी जी के द्वारा तो ये प्रयास किया गया, लोगों से अपील की गई, हाथ जोड़े गए भी आप वोटिंग ना करें, पर अब जनता का मन है, जनता जनार्दन है, जनता के आगे हम सब नतमस्तक हैं। भी आप लोगों को भी कम से कम ऐसी घटनाओं की निंदा कर देनी चाहिए। तीसरी जो बात है, तीसरी बात जो चलन अगर शुरू होता है, महेंद्र जी, एक रेलवे बजट को लेकर चर्चा में बात आई थी। रेलवे बजट का जो किराया बढ़ना था, ये यूपीए के काल से निश्चित था, सारी चीजें तय थी। और इलेक्शन को देखते हुए नई सरकार उस फैसले नई सरकार उसकी जो स्थिति ऐसी थी, उस ये भी कहिए आप, नई सरकार बदल ऐसा आने वाले समय में ये सारे प्रयास होंगे और रिजल्ट आएंगे, पर एकदम क्योंकि रेलवे की स्थिति बहुत ही मतलब जो बुरी हालत में छोड़ के गए थे, तो उस समय जरूरी हो गया था उसको बढ़ाना। और जो बजट आया है, क्योंकि पहली एक तिमाही जो है सरकार बनने से पहले जा चुकी थी, ये एक बजट जो है डायरेक्शनल बजट है। आने वाले बजटों में देखेंगे जो जनता के लिए सुविधाएं हैं, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उन पे सारे खरा उतरेंगे। जी, नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है, उनके नेतृत्व का जिक्र हो रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, दल बदलुओं को टिकट दे दी जाती है ये समझ के कि जो हमारा खुद का काडर है, हमारी पार्टी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा जिताऊ दूसरी पार्टियों से आने वाले नेता हैं। इसका मतलब क्या ये ना निकाला जाए कि नरेंद्र मोदी की लहर के ऊपर खुद बीजेपी को भी भरोसा नहीं? देखिए, इसके दोनों मायने निकाले जा सकते हैं, पर पहला जो मायना है, इम्पॉर्टेंट मायना, जो बीवी सिंघल जी ने भी कहा है कि उन्होंने 100 दिन का वक्त दे के पार्टी बदल के और हमारी पार्टी में आए हैं। पार्टी में आना, कोई भी आ जाए उसका स्वागत करना चाहिए पार्टी के नेताओं को, पर अपने कैडर के लोगों को उनके अधिकार मार के और दल बदलों को टिकट देना, और वो भी 43 में से 12 उन लोगों को टिकट देना, ये कहीं नीतिगत बात नहीं है और ना इसमें जमती है। दूसरी बात, इससे दूसरा ये लगता है कि जो मैंने जैसे परिस्थितियां बताई, एक और परिस्थिति बिल्कुल परसों पैदा हुई है जी। करनाल के जो सांसद हैं, बहुत भारी मतों से जीत के वो सांसद बने अश्विनी चोपड़ा, उन्होंने खुले खुले जिस प्रकार का आरोप वहाँ से, हालांकि इनके वो भी बड़े नेता मनोहर खट्टर और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनकी उम्मीदवार पर ही टिप्पणी कर दी है जी। एक प्रकार से उन्होंने पूरे के जो उन्होंने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र, जो कि इसमें 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, कि मेरे से पूछ के तो टिकट ही नहीं दी, ना मेरी कोई राय मांगी गई। तो इससे यह साफ लग रहा है कि जो दल बदलों को टिकट देने का फैसला हुआ है, उसमें सांसद जो इनके हैं वो सहमत नहीं थे, और ऊपर से सीधे थोप दिए गए हैं कि किसी भी तरह से बाई हुक एंड क्रुक सरकार बनाओ जी। सरकार अब उन जिन लोगों को कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस या आईएनएलडी, छोटी सी और टिप्पणी, बीजेपी आज की तारीख में सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है, क्या इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि कोई सर्वमान्य नेता नहीं है इस वक्त हरियाणा में? देखो, मैं पहले भी आपके साथ बहस में इस बात का बोलता रहा हूँ कि भी मेरा जो मानना है, बीजेपी हरियाणा के लिए सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेगी। वो जब विधानसभा में विधायक जीत के आ जाएंगे और सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तब ये अपने किसी भी हाईकमान, किसी भी एक को व्यक्ति को सीएलपी लीडर बनाएगी, उसका अपने विधायक दल का नेता बनाएगी, चुनेगी। लेकिन अगर कोई उससे पहले कुछ सरकार करना चाहे तो कर सकता है। आप कुछ मैं सिर्फ जो धीमान जी बात कर रहे थे उसमें कहना चाहूँगा, अब की बार जो 43 हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, वो सबकी सहमति के साथ और 4-4, 5-5 इंडिपेंडेंट सर्वे करवाए गए हैं, और जो लिस्ट देख के भी लगता है जो फिटेस्ट कैंडिडेट थे पार्टी ने वो उतारे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं के साथ भी जोड़ना चाहूंगा सिर्फ 5 सेकंड के लिए कि या तो बीबी सिंघल सही बोल रही हैं
ये अश्विनी चोपड़ा सही बोल रहे हैं, ऐसा दोनों में है। से एक सही है, अश्विनी चोपड़ा एक गलत है, कहीं ना सांसद कहीं गलत, बलहारा सही सांसद बोल रहे सही हैं है, या फिर बीबी शमशेर सिंह कहीं ना बलहारा कहीं सही उनको बोल जो रहे हैं? गलती है या उनके कोई कम्युनिकेशन गैप है, आने वाले समय में उन्हें निपटा लिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के कुशासन के चलते और जो हमारा स्टेट का नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर जिस तरह सब लोग आ रहे हैं और जिस तरह अच्छा कुर्बा लगा बढ़ रहा स्टेट का है, नेतृत्व हम भी लोग जोड़ा 2 तिहाई है साथ बहुमत में। के साथ हरियाणा में चर्चा कम से कम सरकार इतना तो- बनाने जा इतना रहे तो हैं। निकल कर सामने आया है। चर्चा में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी आपका जुड़ने के लिए, रणसिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीबी सिंघल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दलवीर शुक्रिया। भारती जी आपका भी शुक्रिया, आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया। आज हरियाणा विशेष में चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।